रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रिमझिम बर्फबारी वाली मासूम सी सुबह, -13 डिग्री फील्स लाइक -21। कुदरत ने जैसे हमारी नादानियों को बर्फ की सफेद चादर से ढांप दिया। वैक्सीन आ जाने पर भी एक गैर यकीनी माहौल अभी तक हमारा पीछा कर रही है। हौसला रखिए, आखिर में सब अच्छा हुआ करता है। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। तन्हाई की शामों, मायूसी की सुबह, उदास दोपहरों में एक खामोश सी डिप्रेशन है जिसे हम जाने अनजाने देखकर भी बात नहीं करते। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिनसी इस्तेहसाल, रेप और इसके सर्वाइवर्स, चाइल्ड अब्यूज के बारे में फिल्म, सोशल मीडिया और टीवी पर हम रोज कुछ ना कुछ देखते हैं, मगर एक डरावने ख्वाब की तरह आंख खुलते ही सब कुछ भूल जाते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात एक लाइफ कोच से करवाते हैं जो टेडेक्स और जोश की नुमाया स्पीकर रही हैं, बल्कि अज़्म के साथ जिंदगी हुनर करना सिखाती हैं। मजाज ने कहा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मोहतरमा रीमा अहमद साहिबा ने इस परचम को काफी बुलंद कर रखा है। तो वेलकम टू आवारगी विद दानिश। रीमा साहिबा आदाब। आदाब, बहुत शुक्रिया। तो बात शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला सा सवाल होता है मेरा तमाम गेस्ट के लिए कि ये जो वबा, गिला, बला, कोविड-19 बल्कि कोविड-20 है, ये आपके लिए रहमत है या जहमत? ये मेरे लिए मेहनत रहा है। मेहनत, अच्छा। मेहनत, न रहमत न जहमत, क्योंकि शायद ये 1 साल ऐसा मिल गया मुझे कि जहाँ एक रेगुलर सी भाग दौड़ में बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी, और जहाँ मेरा काम शुरू हुआ था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अवेयरनेस को लेके, वो एक तरह का लूप बन गया था। जैसे कहानी बार बार दोहराई जाती है ना, और उसका एक किरदार सा प्ले करने लगी थी। मैं उससे बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि आप खुद को लेबल नहीं करना चाहते जस्ट एज अ सर्वाइवर और एज अ स्पीकर। तो ये 1 साल मुझे ऐसा मिल गया जिसमें मुझे पढ़ने को मिला, वाह। और पढ़ने के ज़रिए से 3-4 कोर्सेज़ किए मैंने इसमें। तो जो डिग्रीज़ मुझे मिली, जो एक्सपीरियंस मिला, उससे मेरा काम लाइफ कोचिंग और काउंसलिंग का वो और गहरा होता चला गया, और लिखने का, वीडियोज़ बनाने का भी वक़्त मिला, और साथ में कोविड को एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिला। मेरी पूरी फैमिली को एक साथ हुआ था। तो उससे उससे निकल के कुछ, जिसे कहते हैं ना कि आप और बहुत खराब हुआ था, 3 महीने करीब चला था मुझे लॉन्ग कोविड। तो उसमें कुछ ऐसे लम्हे भी आए थे जब मुझे लगा कि शायद आई मे नॉट सर्वाइव दिस। ओहो। तो जब उससे आगे निकले तो एक हल्कापन होता है ना, जैसे कि आपने जितना पॉसिबल है शायद वो देख लिया। अब इसके आगे क्या करना है वो सोचना है, और किस गहराई से अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में उतरना है, उसे बढ़ाना है। और उस तरह का वो तन्हाई का जो दौर था, अकेले रहना, अकेले सब चीज़ करना, तो उसने भी एकदम जैसे वक़्त को खोल सा दिया। बहुत गुंजाइश आ गई ज़िंदगी में। वाह। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ सोची थी कि करेंगे, वो नहीं कर पाए थे। तो मेरे लिए मेहनत रहा, मेहनत, मेहनत। बहुत और मैंने अच्छा बहुत आपने यूज किया वर्ड सीखा इससे। मेहनत। आपके लिए मेहनत रही, जहमत और रहमत नहीं। ऐसा हमारे बहुत सारे करम फरमा, बहुत सारे दोस्त अब पूरी दुनिया से हमारी दीवार के साए तले जमा होना शुरू हो गए। तो आपके लिए बहुत जी, सारे पैगामात आना शुरू हो गए। पटना से सबसे पहले हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े भाई, बल्कि लोग कहते हैं छोटे भाई, मैं इनको बड़ा भाई समझता हूँ, सफदर इमाम कादरी साहब प्रोफेसर, सबसे पहले वो आपको जी। वेलकम कह रहे हैं।
और मासूमा रूह वाला बहुत हमारी दोस्त आदाब। हैं बॉम्बे से देख रही हैं, वो आदाब सलाम कह रही हैं। कैसर खुर्शीद साहिबा जी, हमारी बड़ी भाभी हैं, वो टोरंटो से जी, देख रही हैं, वो भी आदाब कह रही हैं। और जी, रोहिणी जॉन है हमारे एक दोस्त है, राइटर दोस्त, लखनऊ से देख रही हैं, वो आदाब कह रही हैं। जी, और मोहम्मद एम खान साहब दिल्ली से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। अज़जाद रिजवी साहब आदाब कह रहे हैं। तो काफ़ी जी। मेरे ख्याल में अज़जाद रिजवी सबको साहब आपको बहुत-बहुत जानते सलाम हैं। मेरा। हाँ, पता वो नहीं। जानते हैं। अ, तो अब ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सारे अभी रिजवी और बहुत से जी। नकवी और बहुत से दोस्त हमारे आएंगे उनके साथ। तो बहुत बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी। तो जी। आज माशाल्लाह आप बड़ी खुश लिबास और खुश कलाम और खुश खिसाल कामयाब काउंसलर नजर आ रही हैं, मगर बचपन कितना खुश जमाल और कहाँ गुजरा आपका? बचपन में क्या बोलूँ मैं आपको एक एक बात बताती हूँ बचपन में मेरे बारे में जो मेरे घर में मशहूर था। कहाँ गुज़रा? बहुत सारी जगह गुज़रा, पहले मैं उसका जवाब दूँ। मैं लिबिया में पैदा हुई थी अफ्रीका में। मेरे वालिदैन जो हैं डॉक्टर्स हैं कर्नल और अशरफ, माशाल्लाह लीबिया में आप पैदा जी, हुए। और वो बहुत अच्छा वक़्त था। शायद हम लोगों के बचपन का हम 4 भाई-बहन हैं, हमारे बचपन का और मेरी अम्मी-अब्बा के वर्किंग ईयर्स का जो सबसे खुशगवार और रिलैक्स्ड पुरसुकून टाइम है, वो हमने लिबिया में गुज़ारा है। कुछ 4 साल थे हम लोग वहाँ पे। और मुझे बहुत कम याद है क्योंकि मैं सिर्फ़ 3 साल की थी, मगर जो बड़े वाले हैं और अम्मा-अब्बा हैं, उन्हें जितना याद है, वर्क लाइफ़ बैलेंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। वाह। और मटीरियल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी चीज़ों की, लेकिन एक्सपीरियंसेस जो हैं बीच पे जाना और फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारना, कुछ उन लोगों के कल्चर में था बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा और हम 86 में हम लोग यहाँ इंडिया आए और मेरे अब्बा-अम्मा ने पता नहीं क्या मेरे ख़्याल से सिक्का उछाल के डिसाइड किया कि हम आगरा में रहेंगे। तो हम आगरा में आके रह गए, हमारा आगरा से कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी तरह का। नहीं साहब, रोमांटिक मगर लोग होंगे, ताजमहल से इम्प्रेस हो गए होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब्बा अपनी जगह जाना चाहते थे और अम्मी अपनी जगह और क्योंकि कोई एक चूज़ करने का मतलब था ज़िंदगी भर के दंगे, तो उन्होंने एक न्यूट्रल जगह चूज़ की। तो इसलिए हम यहाँ आ गए। बचपन से लेके अब तक ना मेरे अब्बा मेरे बारे में एक चीज़ कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 4 अंडे हैं मेरे और ये वाला अंडा जो है मेरा ये चटका है। तो ये मेरा बचपन है। मतलब जो घर में शायद किसी ने नहीं किए काम अजीब-अजीब से वो मैंने किए हैं। और दूसरे-तीसरे दिन मैं खो जाती थी और फिर मैं मिलती थी थोड़ी बहुत देर में कहीं गायब अपने ख़्यालों में और ख्यालों में मैं खो जाती किताबों थी तो या इन पर्सन खो हाँ, जाती मैं थी? लिटरली भी खोई हूँ, मैं लिटरली भी खो जाती थी। जैसे हम हरम शरीफ गए थे उम्रा के लिए और मैं खो गई और मेरे पूरी रात कोई अता-पता नहीं था और मुझे याद है अभी भी मैं क्या कर रही थी। कुछ बच्चे कॉकरोच मार रहे थे, उनके पीछे मैं घूम रही थी ये कहते हुए कि भई तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? और ये कहते-कहते मैं कहीं गायब हो गई। ओह फिर माय! वो बड़े-बड़े कारपेट्स होते थे जिसमें रोल किए जाते थे नमाज़ के वक़्त के बीच में। मुझे नींद आई मैं उसमें घुस के सो गई। मेरे बेचारे अम्मा-अब्बा पूरी रात मुझे ढूँढते रहे और मेरी सेहत पे कोई असर नहीं था। मैं वैसे ही उठी और उठ के सुबह में फिर मैं मिली हूँ। तो अब यू कैन गेट अ सेंस ऑफ यू नो मैं आई हैव ऑलवेज़ बीन लॉस्ट अपनी दुनिया में अपने काम, अपना पढ़ना, जानवर ये इस तरह का कुछ बचपन रहा मेरा। तो वालिदैन आपने बताया लीबिया गए थे, वालिद साहब और वालिदैन यानी क्या कर, थोड़ा दोस्तों को वो भी बता दें। जी, मेरे अब्बा ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और उन्होंने पढ़ाई अपनी अलीगढ़ से की और माशाल्लाह। फिर उसके बाद उन्होंने यूके से पढ़ा और मेरी अम्मा भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, उन्होंने भी अलीगढ़ में पढ़ा और फिर अरे यूके से वाह! पढ़ा। हुँ, दोनों अलीगढ़ में मिले ये थे आपसे और रिश्तेदारी बस निकल वहाँ आई तो उनकी हमसे। उनकी लव स्टोरी वहाँ शुरू हुई थी। तो या हुँ, हुँ, अ, ये है उनका बैकग्राउंड। बहुत मेहनती हैं दोनों, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। गुड, अपने-अपने ख़ानदान में पहले लोग हैं जिन्होंने पढ़ लिख के शायद मुल्क से बाहर कदम रखा। गुड। तो बहुत कुछ सीखा है उनसे। साहब बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त अब और शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। संतोष बकाया साहिबा, शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट, बहुत अच्छी राइटर हैं, बड़ी राइटर हैं। तो जी, संतोष साहिबा आदाब कह रही हैं आपको। शीरीन एहसास ने जॉइन किया है, वो आदाब कह रही। उज़ैर जी, अंजुम साहब देख रहे हैं, मोहम्मद उसामा, जी, मुमताज़ हुसैन हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे फ़िल्म जी, मेकर और बहुत ही अच्छे अफ़साना निगार हैं। न्यूयॉर्क जी, से मुमताज़ भाई देख रहे हैं और बदरुद्दीन शेख साहब देख रहे हैं। गज़नफ़र अली हमारे उर्दू के आज के वेरी प्रोमिनेंट राइटर, बहुत अच्छे शायर और बहुत बड़े नसर निगार। गज़नफ़र भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं। जी, और अब हम तो ये काफ़ी लोग जमा होते जा रहे हैं माशाल्लाह। बात
अब हम आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों से गुजारिश है कि आज सवाल जवाब कम, क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत देखने में अभी माशाल्लाह रीमा बहुत ही सिंपल सी लग रही हैं, मगर अभी बहुत सारी खतरनाक बातें करने जाएंगी वो, तो आप सब तो तैयार उर्दू रहें। तो उर्दू भी मेरी बहुत ही हम्म, सिंपल है। आपने गलत इंसान को बुला लिया अपने शो पे, बिल्कुल हम्म, भी मुझे नहीं ऐसी नील कोई बटा बात सन्नाटा हूँ मैं एकदम। नहीं। लोग कहते हैं आई एम किंग मेकर, मैं बादशाह तो नहीं मगर बादशाह बनाता हूँ तो इसलिए ओ आप भी समझे। तो तालीम और इसके सिलसिले में आपने सारी बातें बताई, मगर आपने मुझे जब मैं टेस्ट कर रहा था तो पीछे से बड़ी आवाजें आ रही थी, तो घर में और जी, भी कुछ लोग हैं, वो क्या वो भी अरे मेरे बताइए। घर में, मेरा हम्म, घर बिल्कुल जू है, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे अच्छा। घर पे 3 बिल्लियां, 3 किटन्स, और मेरे घर के बाहर 4 कुत्ते हैं, और फिलहाल 7 पपीज हैं। ओ माय जो मेरा गॉड। बेटा है, हाँ, उसे जानवरों को बचाने का बड़ा शौक है, वो 13 साल का है। अच्छा। और वो मोहल्ले पड़ोस में कोई उसे कुत्ता दिख जाए बेचारा लंगड़ाता हुआ या बूढ़ा या परेशान, या कोई पपी दिख जाए, वो ले आता है। गुड। और इसकी शुरुआत बड़े दिलचस्प तरीके से हुई पिछले साल की, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले। उसने इंसिस्ट करना शुरू किया कि अम्मा अब मुझे जो है ना एक भाई या बहन चाहिए अपना, उसके अल्फाज में पर्सनल प्राइवेट सिबलिंग। ओ मैंने कहा माय भाई गॉड। ये तो नहीं हो सकता। एक तो शादी हमें करनी नहीं दोबारा, दूसरा कि अब कौन पाले, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है दोबारा से, मुझे तो करना नहीं। मैंने कहा ऐसा है कि फिर या तो 2 बिल्ली का सवाल है या एक कुत्ते का सवाल है, वो ले आइए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अरे अब 2 बिल्ली ले आई, उस पर भी नहीं माना, कुत्ते भी ले आया, तो अब ये है कि उसका तरीका है मुझे इमोशनली जताने का कि लुक आई एम सो लोनली, तो मैं जू बनाऊंगा, तो मैं जू में रहती हूँ। ये है। दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है, आई अच्छी लव बात है। एनिमल्स तो। देखिए साहब, हमारे दोस्त आसिफ अली मोहम्मद साहब मॉरिशस से देख रहे हैं आपको, और मॉरिशस वाह। से आदाब कह रहे हैं। बड़ी अच्छी जगह है। खालिद मुबश्शिर भाई हमारे दोस्त हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से प्रोफेसर हैं वो, जी मेरे ख्याल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी देख रहे हैं। जी। तो अब बात ये शुरू करते हैं कि साहब, लाइफ गार्ड जो हमने सुना था, बच्चों को बचपन में स्विमिंग के लिए ले जाता था तो वहाँ एक लाइफ गार्ड हुआ करता था। तो लाइफ जी गार्ड तो लोगों को डूबने से बचाता है, मगर क्या जी। लाइफ कोच भी डूबने से बचाते हैं? ये जो आप लाइफ कोच का काम करती हैं। मैं ये कहूंगी, अब ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो गया कि लाइफ कोच डूबने से बचाते हैं। आ, मैं ये कहूंगी कि लाइफ कोच का काम वो है कि आपके कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है और आपको इस बात का एहसास नहीं है कि बाहर दिन है या रात है। ओह। लाइफ कोच सिर्फ पर्दा हटाता है। तो अगर दिन है तो वो रोशनी अंदर आती है, और अगर रात है तो उसका सामना करने की हिम्मत भी आती है। वाह। दैट्स ऑल वी डू एज लाइफ कोचेस। हम्म, तो हेल्पिंग भी, कि मदद करना भी मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक वर्ड लगता है, क्योंकि um, मदद, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ ना, लाइफ कोचेस इतने बड़े होते हैं, लेकिन हाँ एक अलग पर्सपेक्टिव जिंदगी पे, हालात पे, मुश्किलात पे, वो लाइफ कोचेस देते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को जिस तरह से ट्रेन किया जाता है कि जबान का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इंसान की जो भी दिक्कतें, परेशानियां हैं, उलझने हैं, और ट्रॉमा है या डिप्रेशन है या सैडनेस है, उससे उभरने की हिम्मत आ पाए। मगर 60% काम इसमें क्लाइंट का होता है, हमारा सिर्फ 40% होता है। हम सिर्फ हैं साथ में, बगल में खड़े हुए, तो चलना क्लाइंट को ही। आज 60% काम मैं करूंगा। जी जी। करिए करिए। साहब, तो ये जो काम आप कर रही हैं, ये लाइफ कोच का, या इससे खुद को आप रिलेट कैसे करती हैं? इस वक्त जो है मल्टीनेशनल में आप काम कर सकती थी, उसकी जगह ये हम्म। कैंडिडली क्यों आपने जो बिल्कुल कर सकती ऑर्गेनाइजेशन थी। बनाई है? जी, बिल्कुल कर सकती थी। बस फर्क इतना है कि ना मैंने उसकी तरफ कभी तवज्जो दी कि मैं मल्टीनेशनल्स में काम करूं या मैं इतना पैसा कमाऊं। शुरू से ही कुछ रुझान पीपल्स वर्क की तरफ था, या जिसे कहते हैं ना, लेंस मेरी जिंदगी की बाहर के बजाय अंदर थी बचपन से। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और कुछ लाइफ ने भी ऐसी हैट्रिक मारी कि बार बार अंदर जो भी ट्रॉमास हुए या जो भी चीजें हुई, तो खुद को उससे निकालने में बहुत वक्त गुजरा। और जब वो वक्त और वो मेहनत लगाई मैंने, तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो फील्ड है, लाइफ कोचिंग है, थेरेपी है, काउंसलिंग है, ये कितनी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, इसमें कितनी ताकत है। कि एक इंसान को एक वक्त पे ऐसा लगता है कि सब खत्म है, और 1 साल आप अपने पे मेहनत करते हैं और बस सारे दरवाजे खिड़कियां सब खुल जाते हैं।
तो वाह। जब मैंने खुद ये महसूस किया तो मुझे लगा कि कोई मल्टीनेशनल जॉब, कोई हाई पेइंग जॉब इससे ज़्यादा मीनिंग, इससे ज़्यादा सुकून और इससे ज़्यादा इत्मीनान नहीं दे सकती मुझे। जो मज़ा मुझे इसमें आता है लोगों के साथ काम करने में, उनको उभरता हुआ देखने में और उनको खुश देखने में, आई डोंट थिंक एनी मनी पैकेट और पैकेज कैन गिव मी दैट। मैं कभी उस तरफ जा ही नहीं पाई और अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, यही रास्ता है मेरा। सब हमारे साथ लखनऊ से मोहसिन खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ही इज़ अ वेरी गुड फिक्शन राइटर, नॉवल। इनका नॉवल अभी पिछले दिनों आया, अल्लाह मियाँ का कारखाना। तो अरे बहुत ही वाह! अच्छा नॉवल है। वो उन्होंने ज्वाइन किया है। और जी, डॉक्टर नीलोफर परवेज साहिबा, आई थिंक पटना से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। और आसिम शहनवाज शिबली हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे शायर हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं। हिना अली जी, साहिबा देख रही हैं। और सफदर इमाम जी। भाई कह रहे हैं कि एक्सेलेंट। एक तो आपकी जू की कहानी उनको बहुत पसंद आई, बच्चे की। जी। ओह! और जी साहब, क्योंकि सफदर साहब भी जानवरों को पसंद करते हैं, मगर हिम्मत नहीं अच्छा, कर रहे हैं अब तक कि वो घर में कुत्ता बिल्ली लाएं। तो इसलिए शायद तारीफ करके ही खुश अरे कर रहे हैं अपने आप को। जी साहब। अच्छा मैं साहब, उनसे यही कहूँगी कि भई सॉरी, मैं हाँ उनसे बताएं। यही कहूँगी कि आप अगर हिम्मत कर लें तो बस ये भी सोच लें कि अड़ोसी-पड़ोसी, माँ-बाप सबसे झगड़ा होना ही होना है। मेरे आए दिन होते हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन मैं और मेरे बेटे हम लोग भी इतने ढीठ है ना कि हमने ठान लिया है कि बस करना है तो करना है। वाह। तो वाह। चाहे कुछ भी हो। तो आपका काम जो है लफ्जों से खेलना है। मैं जानता हूं लफ्ज तो मसीहा हैं और शब्द में तो जी। जादू है। आपका लफ्जों के साथ जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक वक़्त पे एक वक़्त पे शायद लफ्ज़ों के ज़रिए से खुद को उधेड़ने-बुनने का रिश्ता था। उसके बाद लफ्ज़ों के ज़रिए से नज़्म लिखना या अपने ख़यालात को ज़ाहिर करना या फिर जो भी कुछ अंदर चल रहा था उससे अ, डील करने का ज़रिया था। क्योंकि शायद इतना सारा तूफ़ान सा था कुछ कि उसे उसमें हाथ डालने से डर लगता था। तो अगर लिख दो और कह दो, तो वो आसान हो जाता था। अब लेकिन लफ्ज़ों का दूसरा मायने है। अब लफ्ज़ों को इस्तेमाल करती हूँ अपनी थेरेपी और काउंसलिंग में। अब लफ्ज़ों को इस्तेमाल करती हूँ एक तरह से कि जैसे अपनी बात सामने वाले तक, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो ऑडियंस हो टॉक की, कैसे पहुँचाएँ ऐसे कि वो एक तरह का हुक बन जाए, अटक जाए वो कहीं जाके उनके ज़हन में, उनके दिलो-दिमाग में और वो उस एहसास को अपने साथ वापस लेके जाएँ और बार-बार उसकी तरफ सोचें या बार-बार उनका रुझान उसकी तरफ जाए। तो आई थिंक ये और टाइम पास भी रहा है बहुत लफ्ज़ों के साथ जब मोहब्बत का भूत उतरता है, चढ़ता है तो लफ्ज़ बड़े काम आते हैं। तो तो भूत यू नो उतरने के चढ़ने के वक्त भी जी, हाँ, हाँ, उतरना, चढ़ना और उसमें सफर में। डूबना, उसके वक़्त भी बहुत काम आते हैं लफ्ज़ और बेसिकली मुझे ड्रामा बहुत पसंद है और उससे काफ़ी दिक्कत भी हुई है ज़िंदगी में। लेकिन आई थिंक ड्रामा हैज़ इट्स यूजेस मतलब जब ड्रामेटिक इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं ज़िंदगी में तो पोएट्री बड़ी अच्छी होती है। बस ये है। पोइट्री अच्छी है, मगर आपने ड्रामे की बात छेड़ दी। और इंसिडेंटली, क्योंकि मैं ड्रामा नवीस हूँ, मैंने आपकी जी, स्टोरियाँ पढ़ी हैं, नज़में पढ़ी हैं, बड़ी अच्छी हैं वो। और थेरेपी के लिए भी ये अच्छी हैं, मगर आई थिंक एज ए ड्रामेटिस्ट, ड्रामा नवीस के तौर पे ये चीज़ें ड्रामे में ज़्यादा पावरफुल, और ज़रूरी जी, नहीं है कि उसे जी, स्टेज पे किया जाए। ड्रामा तो जी, अब घरों में भी होता है, स्क्रीन पे भी होता है, ड्रामा नुक्कड़ नाटक भी होता है। तो जी, आई जी, थिंक कि जी, ये जो आपकी फील्ड है, इसमें इस थेरेपी के तौर पे नुक्कड़ नाटक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। और जी, यू कैन राइट है इट। लेकिन आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ जो जरासीम है, हमने देखा कि उसमें नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छा आप लिखेंगे। तो उसको उसको भी आप जी, सोचिएगा। तो साहब, जी, आपने बिल्कुल। अपना सफर जो था चाइल्ड सेक्स अब्यूज और सुसाइड और जहरीले रिश्ते यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप से शुरू किया था, तो क्या कौम और मिल्लत को आपकी बातें समझ में आने लगी, या आप अब भी इस पुराने जख्म पर मरहम रख रही नहीं। अब वो ज़ख्म जैसे कि है ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना एक बार जब तक आप उस बारे में बात करते रहते हैं, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे बुलाया गया,
शुरू में यही बात हुई कि टॉक अबाउट योर स्टोरी एज अ सर्वाइवर, और मुझे लगता है एक वक्त के लिए वो ज़रूरी था। एक तरह के उस गार में निकलने के लिए वो ज़रूरी था, या जो काम मैं कर रही थी उसके लिए अपने बारे में बात करना ज़रूरी था, ताकि लोग मेरी बात सुने, मेरे जैसे इंसान को भी देख के अपर मिडिल क्लास और एजुकेटेड और कोट एंड कोट इंडिपेंडेंट वुमन लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई ये चीज़ें कितनी सीरियस हैं, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हो सकती हैं, हर किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो उस टाइम तक उस स्टोरी की इम्पोर्टेंस थी, उस टाइम तक उस कहानी को कहना ज़रूरी था। लेकिन वो कहते कहते करते करते मुझे ये अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं उस रोल में फंस गई थी मैं, द रोल ऑफ अ सर्वाइवर, ऑफ अ अब्यूज सर्वाइवर और ऑफ अ सुसाइड सर्वाइवर। और फिर मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन किया ड्यूरिंग द टाइम जब मैंने काउंसलिंग और ये लाइफ कोचिंग शुरू करी, कि दैट दैट कि वो कहानी अब पास्ट में है, वो माजी में है और वो अब नहीं है। तो और मैंने इतना काम किया खुद पे कि अब मेरा ध्यान भी जाता नहीं है उस तरफ। ऑफ कोर्स जब आप एक इंसान की तरह सुनते हैं, या कोई क्लाइंट आपके पास आता है जिसकी सिमिलर कहानी होती है, जिसके सिमिलर तजुर्बे होते हैं, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अब वो इतने आगे बढ़ चुकी हूँ मैं उससे कि थोड़ी देर के लिए होता है और फिर जहन में ही आता है, अच्छा ठीक है तुम्हें अभी बुरा लग रहा है, इसके आगे क्या करना है, इसके साथ क्या करना है। तो even that memory is like a tool for learning. It's like a knife that helps me slice deeper, is what I would say. ये जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, ये जो आप लेक्चर सीरीज करती हैं, इससे तो इससे आपको लग रहा है कोई तब्दीली आ रही है? और आ रही है तो कैसे आ रही है? जो लोग सुनते हैं, जो क्लाइंट्स Um, हैं, जो ये हैं। तब्दीली तो मैं नहीं कह सकती कि अब मैं कोई गेज करने का तरीका नहीं है कि कितनी तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जो मेरी फेसबुक कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है इस वजह से, जो मैं बातें करती हूँ उस वजह से, क्योंकि जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म जो मैंने को फाउंड किया था कैंडिडली, वो भी इसीलिए था कि उन मौजू पे बात करूँ जिस पे लोग नहीं बात करते, जिन पे लोग बात करने से कतराते हैं, चाहे वो जेंडर है, सेक्सुअलिटी है, अब्यूज है या रिलेशनशिप्स हैं। तो क्योंकि मैंने ऐसे टॉपिक्स चुने बात करने के लिए जिससे ज़्यादातर लोग घबराते हैं, और उसकी वजह से मैंने अंडे भी बहुत खाए हैं, लेकिन शायद करते करते उन चीज़ों के बारे में बातें, मेरी कम्युनिटी इतनी बड़ी है और इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और जिन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि वाकई में इन चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो अवेयरनेस मैं कहूँगी कि एटलीस्ट जो मेरा मेरा सर्कल है उसमें अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है। और मेरा काम बड़ा है उससे, क्योंकि शायद लोगों ने देखा कि ये एक्टिविस्ट नहीं है सिर्फ, इन्होंने ये सब जिया है और इससे उभरी हैं, तो शायद इन्हें वाकई में कुछ अंदाजा होगा, तो इनसे बात करके देखते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फायदा हुआ है। और जी, बाकी तो चेंज एक इंसान के बस की बात होती नहीं है, और ये सिस्टम चेंज की बात है। तो एक एक माइंडसेट चेंज इंसान किया। है, जी, एक इंसान या एक फैमिली का सवाल नहीं है। इसमें इतने सारे पहलू, इतने सारे एंगल्स होते हैं, और मैं ये कहूँगी कि इसमें इस चीज़ से भी निकलना ज़रूरी है कि कोई एक विक्टिम है और एक ऑप्रेसर है, क्योंकि ये भी एक तरह की लेबलिंग है बहुत बड़ी। जो मैं अपना काम आगे ले गई हूँ उसका एक और एंगल ये है कि अगर कोई ऑप्रेसर है तो वैसा क्यों है? अगर वो ऐसा करता है तो वो क्यों करता है? तो रेस्टोरेटिव जस्टिस एक चीज़ होती है। तो जो जस्टिस हम लोग देखते हैं लॉ में, वो प्यूनिटिव जस्टिस है, वो पनिशमेंट पे, सजा पे उनका जोर है। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं उस रेस्टोरेटिव जस्टिस में भी काम करूँ, ये देखने के लिए कि लोग अगर ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, और उन्हें ऐसे बाहर, इस चीज से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक कि एटलीस्ट मेरे अपने सर्कल में शायद होपफुली अवेयरनेस आई होगी। गुड गुड गुड। तारा इकबाल साहिबा राय बरेली से आपको आदाब कर रही हैं, बहुत अच्छी बड़ी हाँ जी। शायरा। हाँ, हमारी बहुत अच्छी दोस्त। तारा इकबाल के साथ साथ कशफुद्दुजा रिसर्च स्कॉलर हैं, वो देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं। और मोहम्मद शोएब भाई देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं। तो काफ़ी रिश्तेदार हमारे जमा हो गए हैं, समझे साहब। जी। तो ये सारी बातें, एक बात मैं आपको बताऊं कि दिल्ली को साहब हम कह दिया फेसबुक पे भी, और सबों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब दिल्ली इज द रेप कैपिटल। निर्भया का जब केस हुआ, इत्तेफाक है कि मैं जी। इंडिया में ही था, और हमने भी एक ड्रामा लिख दिया कि सब लहू लगा के शहीदों में नाम करूं। जी। मगर अच्छा ड्रामा था, बहुत कामयाब, बहुत सारी ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में बड़ा विजिल हुआ और शोर शराबा हुआ। मगर उसके बाद क्या, आज भी रेप की खबरें आ रही हैं दिल्ली से।
आखिर ऐसा जी। क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मुद्दा है ये टॉपिकल नहीं है। ना ये वक़्त पे डिपेंडेंट है और ना ये हालात पे डिपेंडेंट है, ना ये पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट है। दिस गोज़ डीपर देन दैट। जैसे कि निर्भया वाला जब केस हुआ या कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या हैरेसमेंट का केस होता है, मुझे याद है कि मैं अपने अब्बा से इस बारे में बात करती थी। तो उनका ये कहना था कि जब मैं छोटा था और गाँव में खबर आती थी कि ज़मींदारों ने किसी की लड़की को उठा लिया और फिर उठा के ले गए और फिर छोड़ दिया। तो उसके आस-पास इतनी नॉर्मल सी थी कि जैसे कोई अजीब-सी बात ही नहीं बात है। नहीं हो। तो और ये कि ये तो रोज़मर्रा की बात है और फिर जब हम बड़े हुए, हमारे साथ वो सब हुआ और फिर जब खुलासे हुए और जब बात हुई, जनरल एटीट्यूड इस चीज़ को लेके ऐसा है कि ये तो सब जगह होता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम्म, और ये कि रेप को हम सिर्फ़ सेक्सुअल वायलेंस से रिलेट करते हैं कि ये उस वक़्त की प्रॉब्लम है। जो इंसान वहाँ तक पहुँचता है, उस हैवानियत के दर तक पहुँचता है जहाँ वो ऐसा सेक्सुअली वायलेंट एक्ट कर सकता है, वो उस वक़्त नहीं उभरता। एक स्विच नहीं है जो कि ऑन हो जाता है और एकदम से इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, नहीं। आप ऐसे लोगों का बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि उनके बैकग्राउंड में कितना वायलेंस है और कितना नॉर्मलाइज़्ड वायलेंस है, जैसे कि वायलेंस तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। घर में मार-पिटाई, गाली-गलौज और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और अल्कोहल है, शराब है, ड्रग्स हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों के बैकग्राउंड में इतनी कॉमन होती हैं और ना भी हो तो जिसे कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, उर्दू में नहीं मुझे पता, सॉरी इसको क्या कहते हैं। लेकिन एक वो मर्द बनने का वो तरीका जिसमें मर्दानगी का मतलब है ज़ोर। चाहे वो ज़ुबान से जो ज़ोर हो, चाहे वो हाथ-पैर से ज़ोर हो, चाहे वो आपसी रिश्तों में ज़ोर हो। वो जड़ है इस चीज़ की। और ये आज का मसला नहीं है, ये हमेशा का मसला है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अगर आप सिर्फ़ ये कहें कि ये लड़कियों का मसला है या ये लड़कों का मसला है या ये ऊपरी तबकों का मसला है या ये इस वज़ह से हो रहा है, जो बड़ा कॉमन एक्सक्यूज़ है आजकल की लड़कियाँ मॉडर्न हो गई हैं, घरों से बाहर निकलती हैं, छोटे-छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए लड़के क्या करें? वो तो वो तो ऐसे उन्हें करना ही पड़ता है क्योंकि मेन विल बी मेन एंड दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स। ये सिर्फ़ ऐसा है जैसे कि किसी लिफ़ाफ़े का आप चेहरा उसको लिफ़ाफ़े को देख के आप खत का मज़मून भाँपने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। ये एक पूरी गहराई में जाके ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह से आ जाती हैं इकट्ठा, हम्म। जिसकी वज़ह से रेप कल्चर इतना प्रोमिनेंट है। और ये आज की बात नहीं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्राइम्स इन मैनकाइंड। और इसके बहुत सारे पहलू हैं। पावर है, वेल्थ है, पॉलिटिक्स है, लालच है और जो जेंडर्स में इम्बैलेंस है, मर्दों और औरतों के बीच में और वो किस तरह से दिखता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भी है। तो और इसकी जड़ें अक्सर बचपन में जाती हैं। आप किसी भी एक केस स्टडी को उठा के ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हुआ और ये इस वज़ह से हुआ। इस तरह से डब्बों में बंद करने का जो तरीका है ना लॉ का या मीडिया का इंसान को, वो बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंप्लीफाइड सा है। इंसान इतने सिंपल होते नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स। और उसको ऐसी चीज़ को समझने के लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी लाना नज़र में ज़रूरी है। अच्छा साहब, और बहुत सारे नए दोस्त भी शामिल हो गए हैं। यामीन सिद्दीकी साहब टोरंटो से आदाब कह रहे हैं आपको, और जावेद इकबाल साहब देख रहे हैं, और मोहम्मद इनायतुल्लाह नदवी साहब आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। तस्लीम आबदी साहब हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी बड़ी शायरा, और ह्यूस्टन टेक्सास से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। और तारा इकबाल का हमने आपको बताया। नियाज जयराजपुरी साहब आपको आदाब कह रहे हैं आजमगढ़ से। हमारे कुछ दोस्त हैं जो बहुत उन्हें बुरा लगता है अगर उनकी स्टेशन को ना बताया जाए, और मैं अक्सर इसमें गलतियां करता हूं क्योंकि मैं चश्मा पहनता हूं तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती। तो वो दोस्त जिनके स्टेशन हम बताने से भूल जाते हैं, तो वो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। और जी, परवेश शहरियार साहब देख रहे हैं दिल्ली से, जी। और आदाब कह रहे हैं। नदीम जिलानी साहब देख रहे हैं और दोहा कतर से, हमारे अच्छे दोस्त और शायर हैं। अच्छा साहब, ये हम बातें कर रहे हैं गांव की भी, और ये हम अर्बन इंडिया की बातें नॉर्मली, ये थेरेपीज और ये सारी कोशिशें और ये सब कुछ जो है, हमारा जो इनक्रेडिबल मॉडर्न इंडिया उसकी बात हो रही। मगर साहब जी, गांव ग्राम जो है हमारा, वो तो आप जैसे आपने बताया फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी की लानत इसमें अब भी रुल रहा है। तो वहाँ की बेचारी औरतें जो हैं, एक तो वो बेचारी यूज टू भी हैं कि ये होता है ऐसे ही। जी। तो इन पर कोई काम कोई कर रहा है, या आपने
कोशिश की? जी, मेरी पहुंच तो वहां तक नहीं पहुंच पाई है मेरी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जो काम इन टॉपिक्स पे किया है, अगर वो थोड़ा बहुत भी पहुंचा होगा तो शायद इंटरव्यूज के जरिए पहुंचा होगा या टॉक्स के जरिए पहुंचा होगा, जो हिंदी में भी की है, तेलुगु में किए हैं और ऐसे लोकल मीडियम्स के जरिए की हैं। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि काम कर रहे हैं इस पे, और जिसे कहते हैं ना कि ये जैसे आपने औरतों की बात की कि वहाँ की औरतें उसकी इतनी आदी हैं, वो पिस रही हैं। अगर हम दुनिया की या गाँव की आधी पॉपुलेशन पे सिर्फ फोकस करेंगे कि औरतों पे, तो वो भी बात कहीं अधूरी ही रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मर्दों पे और लड़कों पे काम कर रहे हैं। ओके। उन्हें ये अवेयर कराने के लिए कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या जेंडर इम्बैलेंस जो है वो किस तरह से उनमें उभरता है या दिखता है। जैसे कि बच्चियां को स्कूल जा रही हैं साइकिल पे और लड़के गांव में के खड़े होके जो है कमेंटबाजी कर रहे हैं या सीटियां मार रहे हैं। तो उनके साथ बहुत से ऐसे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैंने शोज भी किए हैं और नहीं भी किए हैं, तो उनके काम को कैसे ना कैसे सपोर्ट किया है, जो काफी ग्रास रूट लेवल पे इस तरह के काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, उस तरह का काम मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी में भी है। हम्म। उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, मतलब आप जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल कीचड़ में उतरने वाला काम। तो मुझे उम्मीद है किसी दिन कि मेरे पास अगर मैं इतने फंड्स जनरेट कर पाऊँ, तो जो मैं वर्कशॉप्स पेड करती हूँ या जो मैं वर्कशॉप्स या सेशंस ऐसे ऑनलाइन करती हूँ, मैं फिजिकली ले जाके हम वो काम कर सकें कभी। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो पाएगा। होगा। गुड। मगर ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, और वो जिन हालात में ऐसे काम करते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान गांव में ऐसी चीजें लेके जाता है ना, उसे जूते ही मिलते हैं। और रिस्की होता है बहुत, जिंदगी अपनी इंसान रिस्क करके इस तरह की चीजें करता है। तो या न्यूयॉर्क से हुमैरा रहमान साहिबा देख रही हैं। हुमैरा बहुत अच्छी, वेरी प्रोमिनेंट पोएट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बल्कि उर्दू अदब की बड़ी शायरा हैं। आपकी खुशकिस्मती हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आज जमा हो रहे हैं। और जी हुमैरा अदाब। भी आदाब कह रही हैं। और जनाब जी एक ये भी था कि लाइफ कोचिंग और हीलिंग के सिलसिले में बहुत सारे जी आजमूदा टेस्टेड तरीके होते हैं। ये कहिए कि इस्टेब्लिश वेस्टर्न नॉर्म्स हैं, मौजूद हैं, जिसे थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जी। आपके लिए क्या ये कारआमद हैं, या आपने अपना कोई तरीका इजाद किया? um, मैंने अपना तो कोई तरीका इजाद अभी तक नहीं किया है, सिवाय इसके कि शायद मैं जिस तरह से बात करती हूँ या जो आवाज की टोन में इस्तेमाल करती हूँ, उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे एक हम एक हिप्नोटिक प्रोसेस होता है क्लाइंट्स को एक जगह तक ले जाने में, जहाँ की वो जो दिमाग का शोर होता है ना, उसको बंद करके अंदर से दिल से, या जैसे हम लोग कोर के उससे काम कर सकें। उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने शुरू किया था तो मैं जो ट्रेडिशनल थेराप्यूटिक मेथड्स हैं उन्हीं को लेके काम करती थी। मगर मुझे ये एहसास हुआ, और क्योंकि खुद भी मैं थेरेपी में रही हूँ 2 ढाई साल, कि वो आपकी मदद एक हद तक करता है। जब तक आपने कह लिया या बार बार कह लिया या वेंट कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया, वो वहां तक ले जाता है आपको। लेकिन उसके आगे का जो सफर है, जो हीलिंग या मूवमेंट या ग्रोथ का सफर है, कि ठीक है आपने रियलाइज कर लिया कि आपके ये मसले हैं, मगर उनसे आप बाहर कैसे निकले, वहां मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। और उसके बाद फिर जिन 2 डिसिप्लिन में मैंने पढ़ाई की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और मेंटल स्पेस साइकोलॉजी, और इन्हीं के जरिए से स्टोरी टेलिंग, जिससे कि इंसान अपनी जिंदगी की जो कहानी है उसे रीराइट कर सके। और उसमें जो पुराने मेथड्स रहे हैं हर कल्चर में, कहानियां लिखने के, सुनने के, ओरल ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के, उसको एक्सपीरियंस किया, तब मुझे लगा कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। उससे आप फिर जो भी मसले, एक बार आपने उनको देख लिया, समझ लिया, फिर आप उसमें गहरे उतर गए, फिर आप उससे निकलते हैं बाहर और अपनी जनरेशनल कहानी, एक तरह से सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने 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 बुजुर्गों की भी कहानी रीराइट करते हैं इन अ वे कि आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का वो ही बदल जाता है। जो एक नज्म मैंने आपको भेजी थी वो इसी के बारे में, रीराइटिंग योर पर्सनल हिस्ट्री। सो ये बड़ी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिससे मैं एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ। और मुझे उम्मीद है मैं अपना भी कुछ नया करूँ। ये जो बातें आप बता रही हैं, हमारे यहाँ इसी को दास्तान गोई कहते हैं, और मैं दास्तान गोई करता हूँ। जी। तो भी मुझे लगता है कि आपको भी दास्तान गोई में लाना पड़ेगा कि यू हैव वंडरफुल स्टोरीज। हाँ,
बहुत अच्छा टूल है। एक तो ड्रामा आपको बताया हमने, और दूसरा जी दास्तान जी गोई। तो ड्रामे से जी ज़्यादा दास्तान गोई जो है वो मौसर है। हम लोग हीलिंग की बात जी कर रहे थे, तो बड़ा जी अच्छा लफ्ज़ है ये। मुझे अभी तक उर्दू में इतना तासीर वाला इंदिमाल और बहुत सी चीज़ें, हुमैरा रहमान मौजूद है हमारे साथ, इनकी शेरी मजमुआ है, उसका नाम है इंदिमाल जी। और मगर सही मानों में उसकी अभी तक वो मुझे नहीं मिली कि कोई उर्दू का बहुत ही अच्छा मुतबादिल इसका जी वर्ड हो। हाँ, परवीन जी परवीन शाकिर का एक शेर ज़रूर इस वक्त याद आ रहा है जी साहब, हीलिंग के ऊपर। मैं आपको दोस्तों को सुनाता चलूं कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तो ये जो हम्म, रूह तक तासीर आती है मसीहाई की, जी तो ये आपकी कोचिंग और हीलिंग में ये चीज़ है। बड़ी अच्छी बात बता रही हैं आप। और मगर ये जो आपने बताया वर्ड, वो क्या था, न्यूरो, न्यूरो लिंग्विस्टिक हाँ, प्रोग्रामिंग। वो क्या है वो जरा बताइए। आई एम नॉट रियली, बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानता, इसकी तफसील थोड़ी सी बताइए। जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऑफशूट था साइकोलॉजी का, जो करीब 70-80 साल पहले अमेरिका में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो न्यूरोलॉजी पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इंडिया में, पाकिस्तान वगैरह में अभी ये बहुत पॉपुलर नहीं है, धीरे धीरे इट्स कैचिंग अप। बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं इसे अंग्रेजी में ही बता पाऊंगी, आई एम सॉरी, मेरी उर्दू बहुत, I'm really ashamed, but it is what it is. It is the study of subjective, of the structure of subjective experience. Basically, यूं कह लीजिए कि एक इंसान के साथ कुछ हुआ, वो सिर्फ वो होना नहीं होता, वो इवेंट नहीं होता। उस इवेंट को हम कैसे देखते हैं, हमें क्या नजर आता है, कैसे सुनते हैं। एक हियरिंग होती है जो हमें बाहर से सुनाई देता है, एक हियरिंग होती है जो हमारे दिमाग में सेल्फ टॉक चलती है वो, और उसके बाद इन सब का मिला जुला कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी पे क्या होता है, जिससे आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे एंजाइटी कह लीजिए या डिप्रेशन कह लीजिए या इंसोम्निया कह लीजिए, वो सब होते हैं। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ज़बरदस्त टूल है ये समझने का कि हर इंसान का अपना एक इंटरनल चश्मा है। जिस भी चीज़ को वह महसूस कर रहा है या जिस भी इंसान को वो देख रहा है और समझ रहा है, वो उसका अपना मैप होता है, उसके ज़रिए से वो उसे समझता है। और मैप वाह। क्या होता है? मैप एक सपाट सरफेस है, फ्लैट। इट इज़ नॉट 3D, इट्स नॉट 4D। तो जो हमारा सच है वो सिर्फ हमारा सच है, इट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रूथ। लेकिन जो उस इंसान के बारे में या उस तजर्बे के बारे में जो सच है वो 90% और बहुत कुछ भी है, जो कि हमारा लेंस, हमारा जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेम अपनी जबान में, वो हमें समझने से रोकता है। तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी हमें ये समझने की और ये देखने की एक तरह से सलाहियत देता है कि हम जो, हमारा जो परसेप्शन है वो किस किस चीज़ों से लिमिटेड है। और इट्स लाइक बहुत सारे लेयर्स का एक केक है और आपने उसमें ऐसे छुरी कर दी, तो यू कैन एग्जैक्टली सी कि बेस क्या है, मिडल क्या है, टॉप क्या है और लेयरिंग क्या है। जब वाह। आपको ये समझ में आ जाता है तो हर चीज को असेस करना और उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। एनएलपी हेल्प्स पीपल टू ब्रेक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। जो पैटर्न्स उन्हें हेल्प नहीं कर रहे, जो बिलीव्स उन्हें हेल्प नहीं कर रहे, जो वैल्यूज उन्हें हेल्प नहीं कर रही, और एक बार आप ये समझ लेते हैं तो आपको गोल 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 घूमने से बाहर निकल। वाह। मेंटल स्पेस साइकोलॉजी एक बहुत ही जबरदस्त साइंस है, इट्स अगेन एन ऑफशूट ऑफ ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। और एनएलपी और मेंटल स्पेस साइकोलॉजी या एमएसपी में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों चीजें कहती है कि हर इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक है। तो किसी एक इंसान का डिप्रेशन दूसरे इंसान की तरह नहीं है, कि किसी एक इंसान की एंजाइटी दूसरे इंसान की तरह नहीं है। और ये दोनों साइंसेस इंसान को लेबल नहीं करती हैं, जैसे कि ये इंसान को बाइपोलर है या इसको एंजाइटी है या इसको फलाना डिसऑर्डर है। वो एक एक इंसान को यूनिक तरीके से देखती हैं कि इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये इसकी हैं और इसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से इन चीज़ों में मेडिकेशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, सिर्फ एडिक्शन, डी एडिक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम उस इंसान के यूनिक एक्सपीरियंस को समझ लेते हैं तो उसमें से कहाँ भी जहाँ भी चक्की घूम रही है जिससे कि एक पैटर्न बना हुआ है उसे ब्रेक करते हैं और फिर रास्ते खुल जाते हैं। वाह। सो दीज आर पावरफुल टूल्स। और मुझे बड़ी- एक तरह से इनकी लत ऐसे लग गई कि मैंने अपने को बेहतर करने के लिए सीखना शुरू किया था। और सिर्फ 5 दिन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये तो जादू है।
क्योंकि अपने जितने पैटर्न्स थे, अपने जितने जो दिमाग में चल रही थी मेरी कहानियां, वो कहानी ही होती है, बिकॉज इट्स अ स्टोरी यू कीप टेलिंग योरसेल्फ, दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड। विद एनएलपी एंड एमएसपी ये था कि हाँ भाई, तो अब क्या करना है तुम्हें, ये तो समझ लिया, अब इसको क्या करना है। तो एक तरह से जाले जो थे ना दिमाग के, वो सब साफ हो गए। वाह, फिर मैंने इसको लग के पढ़ा और इस्तेमाल किया, एंड द रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट रिमार्केबल। वंडरफुल, वंडरफुल। लखनऊ से साहब हमारे दोस्त हैं परवेज मलिकजादा साहब। परवेज देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। फारूक इंजीनियर साहब आपको आदाब कह रहे हैं। और फरीदा अहमद स्वीडन से देख रही हैं, स्टॉकहोम। फरीदा अहमद आपको आदाब कह रही। और तबस्सुम आजमी साहिबा आदाब कह रही। मोहसिन मोहसिन खान क्योंकि नॉवेल लिखते हैं तो डायलॉग्स अच्छे लिखते हैं, तो मोहसिन खान आपके लिए कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं कि मोहतरमा का लहजा इतना नर्म और गुफ्तगू का अंदाज ऐसा उम्दा है कि इनकी बातें सुनकर ही इंसान सेहतियाब हो जाए। तो मोहसिन खान आधा तो बीमारी से उनकी ठीक हो गई आपकी बातें सुन के। बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं रोहित गुप्ता साहब, बहुत अरसे के बाद टोरंटो में नजर आए हैं। रोहित गुप्ता भी देख रहे हैं। और तो बात हो रही थी कि अच्छा, हमारे कल्चर में सेक्स जो है एक शजरे ममनुआ, यानी टैबू है। लोग मुस्कुराते जरूर हैं मगर खुलकर बात नहीं करते। आपने खुलकर अपनी नज्मों में इसका इजहार किया है। आपकी शायरी शोला और शबनम के दरमियान एक कशमकश दिखाई देती। कलम को इस तरह आजाद करने में कितना वक्त लगा? पहली बरहना नज्म कब लिखी आप? 2014 में, नहीं 2013 में जी। जी। अच्छा। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत कम उम्र से ये करना चाहती थी, या इस तरह की नज़में लिखना चाहती थी, इस तरह का काम करना चाहती थी। मगर जिस तरह के खानदान में मैं बड़ी हुई थी और फिर जिस घर में मेरी शादी हुई थी, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही होती हैं। बचपन से आपको ये सिखाया जाता है कि एक एक तरह से रहना शराफत है, या एक तरह से रहना नज़ाकत है, और यही सही तरीका है। बस एक ही सही तरीका, एक ही नुस्खा दिया जाता है एक रिस्पेक्टेबल इज्जतदार लड़की होने का। मगर जो भी मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने रियलाइज किया कि यही तरीके जिनसे मुझे इज्जतदार बनना सिखाया गया था और शरीफ दिखना सिखाया गया था, इन्हीं तरीकों ने फंसा के रखा मुझे बहुत दिन, बहुत तकलीफ में, बहुत अजियत में। और जब मैंने, जिसे कहते हैं ना, ये एक बड़ी फर्जी सा पर्दा हटाया, अच्छा। ये इज्जत का और नज़ाकत का और शराफत का, तो मुझे एहसास हुआ कि इसे कहते हैं आज़ादी, जिंदा होना। फ्री तो ये सोल। मर्द और औरत होने का सवाल नहीं है, ये इंसान होने का सवाल था मेरे लिए। सांस लेने का सवाल था मेरे लिए, अपने फैसले खुद लेने का सवाल था। उस आज़ादी के साथ एक खुलापन आ गया, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल निडर हो जाना, बेखौफ हो जाना, कि इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो अगर ऐसे भी जूते पड़ने हैं, शरीफ दिख के और यू नो हर तरह के रिस्पेक्टेबल वुमन होके भी जूते ही खाने हैं, तो वैसे भी खा ही लो ना। फिर तो फिर ऐसे ही रह लो अच्छे से खुल के, जैसे मैं हूँ वैसे ही। अब किसी को हजम नहीं होती है तो उसकी तकलीफ है, वो अपने हाजमे का इलाज करे, मैं क्यों करूँ। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया पब्लिक में इस चीज को लाने में, इन सोशल मीडिया पे या नज़्मों में, या फिर मेरे घर में ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं इस तरह की चीज़ें लिखती हूँ। शायद पिछले 2 साल में मेरा सारा डर चला गया है। अब मुझे जो करना होता है वो मैं करती हूँ। बाकी जिसे तकलीफ होती है वो भाई उसका मसला है, वो देखिए। तो ये है। कलकत्ते से साहब हमारी छोटी हमशीर, हमारी छोटी बहन साहिबा जीनत रशीद देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। दिल्ली से हमारे दोस्त, हमारे नौटंकी के साथी काजिम मोहम्मद भाई देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के में पढ़ाते भी हैं, इज एसोसिएट प्रोफेसर। और रहबर मिसबाही साहब पटना से देख रहे हैं। और हिना जी। कौसर साहिबा देख रही हैं। और और सफदर इमाम कादरी साहब तारीफ कर रहे हैं कि आपने फर्जी पर्दे जो थे वो हटा दिए और अच्छा। नए नए पर्दे आप ले आई हैं ड्राइंग रूम के लिए। तो अपने इजहार में आप एक जंगली घोड़े की तरह आज़ाद मगर मासूम नजर आती। एक औरत, वो भी एक मुस्लिम खातून, बल्कि सिंगल मदर के लिए ये आसान नहीं है। कैसे इन हर्डल्स को नहीं, पार किया आपने? अभी आपने बताया है मगर फिर भी।
um, एक तरह से मुझे एक वक्त पे ऐसे 3 या 4 साल पहले ऐसा लगने लगा कि जब मैंने शायद अपनी माजी की इनॉर्मिटी को समझने की कोशिश की और जब मुझे ये एहसास हुआ कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तुमने रोते पीटते गुजार दी और ये कहानी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वही करती रही तुम और उसमें तुम्हारे आसपास सब फंसे रहे, तुम्हारी अपनी प्रोग्रेस है वो भी फंसी रही। और कहीं जब ये बात घर कर गई तो ये एहसास हुआ कि इससे आगे तुम्हारे फैसले और तुम्हारी हिम्मत काम आएगी। वाह। तो अब उसके साथ तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अम्मी अब्बा के की इज्जत का डर ज्यादा प्यारा है या लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं वो ज्यादा प्यारा है या तुम्हें अपनी आजादी ज्यादा प्यारी है? मैं यकीन नहीं मानेंगे आप शायद, लेकिन 1 साल पहले तक मैं काफी सारे मेडिकेशन पे थी, स्लीप मेडिकेशन और एंजाइटी मेडिकेशन। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि मैं जैसी हूँ अंदर से मैं वैसी जी नहीं पाती थी। और एक तरह से एक बड़ी खोखली बनावटी दिखावटी सी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वाली जिंदगी थी अपने घर में भी। और एक बार मैंने फैसला किया कि भाई जो लोग आपके अपने हैं, अगर वो आपको जैसा आप हैं वैसे पसंद नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अपने को बंद करना, अपने को खामोश करना, अपने लबों पे ताला लगाना उसका जवाब है नहीं। तो बस हिम्मत कर लो एक बार। और कर ली मैंने और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जस्ट टू एक फियर इट। ताकत सी, इट्स वेरी फ्रीइंग और एक ताकत सी भी आ गई है ये समझने में दैट यू नो व्हाट, मुझे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। माय लाइफ इज़ व्हाट इट इज़, आई एम व्हाट आई एम। मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसे ही हूँ और मैं परफॉर्मेंस नहीं करती। शायद मुनाफ़िकत मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह है अभी तक। और या मैं सिर्फ़ उसको अवॉइड करती हूँ, तो मैं चैन की नींद सोती हूँ। और इसी चीज़ ने हेल्प किया मुझे, बीइंग अ सिंगल मदर, बीइंग अ मुस्लिम वुमन इन द काइंड ऑफ कल्चर दैट आई हैव ग्रोन अप इन। तो जैसे मैं पहले कह रही थी कि पहले भी जूते ही पड़ते थे, वो सब अच्छी-अच्छी चीज़ें करके, और अभी भी पड़ते हैं कभी-कभी। लेकिन ये करने से जो मुझे कम्युनिटी मिली है मेरी, जो मेरी अपनी चुनी हुई कम्युनिटी है, चुनी हुई फैमिली मिली है, उसमें जो मुझे एक तरह से एक अपनी आज़ादी मिली है, अपनी जगह मिली है, सुकून। दैट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग। लाइक माय ऑनलाइन कम्युनिटी, जिन लोगों के साथ मैंने ट्रेनिंग की है, पढ़ा है, जो काम मैं करती हूँ उसके लिए वो कम्युनिटी, जो भी लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं क्योंकि वो मुझे जैसा वैसा देखते हैं जैसे कि मैं हूँ, तो मेरा चुना हुआ जो खानदान मुझे मिला है, आई एम अ हैप्पी बीइंग। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है मेरे काम से, कभी-कभी मेरे अम्मा-पापा को भी होती है, but it is okay. I mean, I think it's an okay price to pay for living free. वंडरफुल, वंडरफुल। जी। खुर्शीद अहमद साहब हमारे सीनियर अलीगढ़ के अलीग साथी हैं और अलीगढ़ से आपका भी रिश्ता है। खुश होइए कि अलीगेरियंस भी आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में। जी, खुर्शीद अहमद मेरा साहब अलीगढ़ से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, आप उधर ना जाएँ प्लीज़। मत मेरी अलीगढ़ कुछ कुछ खुर्शीद रिश्ता भाई बहुत पूछ अच्छा रहे है हैं, लेकिन खुर्शीद साहब पूछ रहे हैं कि आपकी तहरीर इंटरनेट पे दस्तयाब है? जी हाँ, है। आप खुर्शीद भाई, कैंडिडली नाम की एक साइट जी, है, candidly.com और .ca, व्हाट इज दैट? .in डॉट इन, candidly हाँ, .in और मैं कनाडा की फेसबुक बात पेज है करता हूँ। हाँ, candidly। हाँ, जी, जी। कैंडिडली डॉट इन है। तो खुर्शीद भाई आप उसको देख सकते हैं। रीमा अहमद फेसबुक पर भी हैं, वहाँ भी आप इनको देख सकते हैं। जी, और तस्कीन जमाली हमारे दूसरे अब अलीगढ़ वाले आना शुरू हुए हैं, क्योंकि देर से सो के उठते हैं अलीगढ़ वाले, तो इसीलिए जी। अब और उन्होंने चाय भी ज्वाइन पीने में किया। बहुत वक़्त लगाते हैं अलीगढ़ हाँ, वाले, 3-4 कप तो चाय के चाहिए होते हैं उन्हें आँख हाँ, खोलने के हाँ। लिए। तो तो हमारे तस्कीन जमाली भाई विंडसर ओंटारियो से देख रहे हैं साहब। तो अरे वाह! हाँ, बहुत मुझे इतना लालच आ रहा है ना घूमने का ऐसी जगहों के नाम सुन-सुन के जी, बस। ज़रूर आप घूमेंगी, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर घूमेंगी। अब जी। तो भई अब लोगों की फ़रमाइशें भी होने लग गई। हुसैन हैदर साहब बड़े अच्छे, वो भी नमूना कलाम सुनाने की भी हिम्मत कर लें, फरमा रहे हैं। हुसैन हैदर हमारे ओह! टोरंटो के बहुत ही अच्छे ह्यूमरिस्ट हैं, बहुत अच्छे मज़ाहिया जी, चीज़ें लिखते हैं और हमारे बड़े जी, भाई हैं। तो हुसैन भाई की फ़रमाइश पे मेरे ख़्याल में अब अहबाब को आप अपनी नज़्म सुनाइए। सुनाने हमने सबों को तैयार कर दिया है, तो हवस का अच्छा। हाल नज़्म सुना जाए, प्लीज़। हुँ, ओह! हवस का हाल। जी। ओके, 1 सेकंड दीजिए मुझे, बस मैं निकाल लूँ। हुँ, जी,
ये नज़्म मैंने लिखी थी, एक हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अवेयरनेस और प्रिवेंशन पे काम करती है। तो उनकी वीडियो सीरीज उन्होंने बनानी थी मैंने सर्वाइवर्स नहीं देखी। की नज़में। जी, बहुत पावरफुल मूवमेंट था वो, उसके लिए मैंने लिखी थी है। और माफ़ी चाहूँगी, मेरी उर्दू बिल्कुल बोल चाल की हिंदुस्तानी है, मुझे आता नहीं उससे ज़्यादा कुछ भी। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। जो तुम मेरे जिस्म के खतो खाल के आगे देख पाते तो देखते, जो तुम मेरी नज़रों की ढाल धीमे से चीर पाते तो देखते, जो तुम मेरी हंसी में बसी बेबसी देख पाते तो देखते, जो इन उलझे बालों में बुने ख्वाबों के थे कई जाल देख पाते तो देखते, वाह। इस खाल के पीछे के रंग का है जो क्या सॉरी इस खाल के रंग के पीछे का जो है रंग लाल देख पाते तो देखते, तुम्हारी नजर मेरे सीने से हट पाती तो तुम देखते, तुम्हारे हाथ मेरी टांगों को बस में करने का जोम तोड़ पाते तो देखते, तुम्हारे होंठ मेरे मुंह को जब न नोच खाते तो तुम देखते, मेरी मासूमियत मेरे नन्हे बदन के नन्हे अरमान देख पाते तो देखते, कि मैं भी एक जान थी, मेरी भी पहचान थी, मैं भी इंसान थी, ये देख पाते तो शायद खुद को देखते। हवस वाह, का हाल। बहुत अच्छा। हम्म, बहुत ही वेरी पावरफुल, बहुत अच्छी पावरफुल नज्म है। तो इसको जरा सा हल्का करने के लिए हम मौजूद थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर शायरी की तरफ आएंगे बिल्कुल। उनसे अंदाजा। क्योंकि जी जी। हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी ये प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी देखते हैं, तो दिलों का मामला है, किसी के दिल पे कोई असर हो जाए तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दिया जाए। और बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पेरेंटिंग जो है, पेरेंट यानी बच्चों के हवाले से किताब पर आप काम कर रही थी, उसका क्या हुआ, उसके बारे में बताएं। जी सॉरी, फिर से कहेंगे आप? पेरेंटिंग, पेरेंटिंग पे जी आप कोई बच्चों के हवाले से एक किताब पे काम कर रही हैं। जी, मेरी किताब वो चल रही है ज़मानों से, और शायद मेरे एडिटर ने भी अब हाथ जोड़ दिया मुझसे कि मैं कब वो किताब खत्म करूंगी। तो बेसिकली किताब पेरेंटिंग के बारे में नहीं है, अनपेरेंटिंग के बारे में। तो किताब इस मौजू पे है कि जो बातें जो ऑकवर्ड सी बातें होती हैं, जो बातें जिनके बारे में हम बच्चों से नहीं बात कर पाते, वो क्यों नहीं बात कर पाते और क्यों ज़रूरी है बात करना। जैसे कि उस किताब में बेसिकली वो मेरा मेरा बेटा जो है इमाद, 13 साल का, वो हमारी जर्नी है शुरुआत से। और वाह। कैसे मैंने उसके साथ एक तरह की ये अहद कर लिया जब वो छोटा था कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ नहीं होगा, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं, सेक्सुअलिटी, प्यूबर्टी, बॉडीली चेंजेस या अब्यूज अवेयरनेस, और ग्रीफ, डिवोर्स, मौत, और रिलेशनशिप्स कैसे हैं आजकल, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने हमेशा से उससे खुल के और एक एज अप्रोप्रिएट वे में बात की है। ऐसा नहीं कि मैंने उसे 3 साल की उम्र में बता दिया कि भाई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। बट एक एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि परत दर परत, एक कि उसकी मासूमियत भी बनी रहे, लेकिन उसका खौफ ज़्यादा रहे, और वो दुनिया में जिसे कहते हैं ना कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम्स का सामना कर सके और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सके चीज़ों की। तो किताब बेसिकली उस पर्सपेक्टिव से लिखी गई है कि माँ-बाप को पेरेंट करने के लिए कितना ज़रूरी है कि अपनी जो सोच है, जिससे कि वो झिझक खाते हैं, जिससे कि वो रुकते हैं, जिससे कि उनकी सोच एक हद के आगे नहीं बढ़ पाती। चाहे वो लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए और लड़कों को ये करना चाहिए, और लड़कों को नहीं रोना चाहिए और लड़कियों को ऐसे काम करने चाहिए, उससे रिलेटेड हो, या फिर सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो, या सेक्स से रिलेटेड हो। बच्चों से हम इस बारे में बात करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह सबके बच्चे खूब पैदा होते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है कि भई ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इंसान की, ह्यूमन रेस के लिए, जिनसे ताल्लुकात, हमारी सेक्सुअलिटी जो है, और इसके बारे में कोई बात होती ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को इतनी तकलीफ़ें होती हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं, 90% प्रॉब्लम्स आर इन रूटेड इन चाइल्डहुड, एंड ऑफ दोज 90% 50% हैव सफर्ड अब्यूज, किसी न किसी तरह का, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो। और उन सब चीज़ों को समझने के, उनसे डील करने के कोई टूल्स नहीं दिए जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक माँ बाप बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है कि 2 लोगों को शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें बच्चों की चाहत है वाकई में, और इसलिए भी नहीं कि वो समझना चाहते हैं कि बच्चा होना क्या होता है। तो द बुक इज अबाउट दैट, कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों के साथ वो मासूमियत
वो भोलापन, वो क्यूरियोसिटी लाते हुए अवेयरनेस कैसे लाएं। और मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी लोगों को, वंडरफुल बशर्ते प्रोजेक्ट, नसीब खुदा। बहुत। हाँ, बल्कि जी ये ना सिर्फ इंग्लिश में, बल्कि ये उर्दू और हिंदी और मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में जी, इंडिया में इरादा तो इसका जी, तर्जुमा हो। इरादा यही है। इट्स अ हाँ, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा। क्योंकि साहब मुझे भी बताया गया था कि जी। दुआओं से बच्चे पैदा होते हैं, तो जी, जी, गोली से बच्चे, गोली खा लो बच्चे पैदा होते हैं, अल्ले में से माँग लो बच्चे पैदा हो जाते हैं, हर तरह तो की कहानियाँ होती हैं मतलब। हमारे दोस्त दोहा कतर से फरमा रहे हैं, देखिए आपके रिश्तेदार निकल आए कि आई ओह! कॉल मीटिंग रीमा साहिबा इन ब्लैकबर्न यूके अ फ्यू इयर्स अगो। और नाम बताइएगा? इनका नाम नदीम जिलानी है। और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर असद खान हु इज, आपके भाई साहब असद खान हैं। जी, 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 जी। जी, आप हाँ, समझ गई, समझ गई, समझ असद खान गई। के ये दोस्त हैं। और देखिए आप, जी, जी, आदाब। आपने हम लोगों को ये नहीं बताया कि आप इंडिया छोड़कर भी गई थी बाहर। ये बात खबर आ गई मैं तो तो घूमने गई थी अपने भाई-बहन के पास। अच्छा, वंडरफुल मैं वंडरफुल। मैं कहीं नहीं थैंक गई यू छोड़ के। नदीम जिलानी साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जी, तखल्लुस, मजे की बात ये है कि दानिश तखल्लुस भी करते हैं नदीम जिलानी साहब। हाँ। और कैसर खुर्शीद साहिबा हमारी भाभी हैं, लखनऊ की हैं, बहुत ट्रेडिशनल हैं मगर जी, मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ की हैं। फरमा रही हैं कि मैं बहुत अच्छा, हैदर साहब से मुत्तफिक हूँ। हैदर साहब हमारे सीनियर सिटीजन दोस्त हैं यहाँ। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि आपको जी, इजाज़त है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी नज़में सुना सकती हैं, इनका दिल बहुत मजबूत है। जी। मैं तो ना मैं तो कह रही थी आपसे कि आप मचाने, जैसे अलीगढ़ में जो एक वर्ड होता है ना भसड़, अब भसड़ करने दीजिए आप, क्या मतलब, शर्म करने की कोई जरूरत तो है नहीं। जिसको नहीं सुनना होगा वो हटा लेगा। तो सफदर इमाम कादी साहब भी आपको मुबारकबाद दे रहे, किताब के सिलसिले में विल बहुत वेट शुक्रिया, फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर बुक। और बहुत खुशी की बहुत बात है। शुक्रिया। और अच्छा साहब, औरतों की एंथोलॉजी पे भी एक काम हो रहा था आपका, और जी, किसी के जी, साथ जी, मिलकर उसके जी। बारे में बताइए, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, और उसे हमें करने में मैं और मेरी दोस्त भी है, और एक बहुत अकम्प्लिश्ड एडिटर हैं सिमीन अली। सिमीन और अली, हाँ। उनका ताल्लुक भी, सिमीन अली, और उनका ताल्लुक भी अलीगढ़ और सॉरी आगरा और इलाहाबाद से है। हम्म, तो हम दोनों इकट्ठे इस पे काम कर रहे हैं करीब 1.25 साल हो गया अब। और एंथोलॉजी एक कलेक्शन है 100 औरतों के काम का। उसमें पोएट्री भी है, फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है, और फोटोग्राफी भी, फोटोग्राफ्स हैं, और आर्ट भी है। और उनका मौजू ये है कि एक तरीके से तो हम जो पब्लिक पर्सोना है फेमिनिज्म का, या जो बहुत ही पब्लिक आइडेंटिटी है मॉडर्न इंडियन वुमन की, एक तो वो है, और एक वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। वो एक्सपीरियंसेस हैं जो किसी फेमिनिस्ट की तहरीर में नहीं गिने जाते, या जो बहुत ग्लैमरस नहीं है। उन एक्सपीरियंसेस को और उस पर्सपेक्टिव को लाने की कोशिश की है एंथोलॉजी में। पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वुमेन और राइटिंग। आर्ट, और जी, women's राइटिंग, और राइटिंग which has never been published before। So ये सब लोग जो जिनका काम आ रहा है, उनका काम कभी कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, और ज्यादातर का किसी भी लिटरेरी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक वो लिटरेरी जो ज़ुबान होती है लिखने पढ़ने की, उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं जो ज़िंदगी का नमक होता है ना, वो खो जाता है। वो बड़े-बड़े वर्ड्स, वो बड़े इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और ये इज़्म और वो इज़्म और वो इज़्म। तो जो आम औरतें हैं, जो कि बहुत ख़ास औरतें हैं, वाह वाह वाह। जो कि शायद अल्गनी में कपड़े सुखा रही होंगी, या उससे कपड़े उतार रही होंगी, या सालन में चमचा चला रही, उनके दिमाग में क्या चलता है? वो क्या सोच रही होती हैं? और क्या महसूस कर रही होगी? वो सब किताबें। और इनफैक्ट कल ही हम सबमिट कर रहे हैं, फाइनली वो पब्लिशिंग के लिए जा रही है, और एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह इट विल बी आउट। वंडरफुल। आप इतनी भारी भरकम बातें कर रही हैं कि तो अब फ्रीज हो रहा है मामला। तो मेरी दुआ है कि ये सॉरी। सफर हमारा बस मैं खुद ही साथ। बहुत भारी हूँ, मुझे लग ही रहा था कि मेरे वजन से ही फ्रीज हो जाएगा वो, कोई बात जी। नहीं। तो वंडरफुल एंथोलॉजी बहुत ही अच्छी होगी। मेरी दुआएं हैं कि वो कामयाब हो और वो जल्द से जल्द सामने आए। जी, आपके कोई जानने वाले हैं हाजी मलंग साहब, तो हाजी मलंग साहब भी देख रहे हैं। और जी, आप अभी तक उन्होंने आदाब नहीं किया, सिर्फ देख रहे हैं। तो
अच्छा। इसके आगे आपके लोगों को शर्मिंदा करने का भी काम करते हैं आप ये नहीं, ऐसे नहीं। पब्लिकली? गलत बात कुछ है बहुत लोग ये। जो लोग हैं उनको खुल के आना चाहिए। अभी आप कह रही थी कि पर्दे से बाहर आना चाहिए, तो भई हमने अभी-अभी सीखा ही है, पर्दे से बाहर आना, तो इसलिए बात भी वैसी हो आपको तो शुरू से आता है पर्दे से बाहर आना, आप तो स्टेज पे रहते हैं, आप रहने दें बिल्कुल। तो नदीम जिलानी भाई कह रहे हैं कि जो आम औरतें हैं वो बहुत ख़ास होती हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आम औरतें ख़ास होती हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ अब कि मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ एंथोलॉजी का। इसका नाम है खुश्क ज़ुबां बेबाक जिगर जिगर। देखिए जिगर तो ऑफ आप ड्राई हमने ले टंग। लिया समझे साहब। नहीं, आपका नहीं लिया, आपसे तो मैं अभी मिली हूँ। देखिए मेरा नाम बहुत पुराना है, 1 साल बहुत पुराना है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा, वंडरफुल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और थैंक यू। फारूक इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि कमाल हैं आप। अब ये नहीं पता कि ये कमेंट आपके लिए है या मेरे लिए नहीं, है। मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप रहने दें। और मैंने ले लिया। कलकत्ते से तैयब नुमानी साहब हमारे दोस्त हैं, वो देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। हाँ जी। नज़्मों के लिए हमने पब्लिक को जब तैयार कर ही दिया है, तो जी, आपकी एक जी। और नज़्म है बिल्कुल। समाजी दूरी, तो शायद जी, जी, जी। कोविड से डर के आपने लिखा था, तो जी, वो सुनाएँ कोविड से प्लीज़। रिलेटेड। हाँ, बहुत अच्छी नज़्म। हुँ, ये भी नज़्म एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही टैलेंटेड थिएटर पर्सन है, तारिक हमीद, और वो तारिक एक मुझे विंग्स हमारे कल्चरल दोस्त हैं। सोसाइटी। जी, आपके दोस्त हैं, बहुत बढ़िया, मेरे भी दोस्त हैं, बहुत उनके साथ हमारा बड़ा प्लान भी है कि हम एक प्ले करेंगे साथ में, गुड, सारा शगुफ्ता की ज़िंदगी पे। वाह! तो वो चल रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोविड टाइम पे उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को या आम लोगों को इनकरेज किया कि अपने कोविड एक्सपीरियंसेस को वो रिलेट करें, तो उनके लिए लिखी थी मैंने ये। वाह, एक वंडरफुल। सेकंड। हुँ, इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। हुँ, जी, कहाँ गई? सॉरी, एक सेकंड। जी, आगे। ओके। हुँ, तो बताओ। कभी कभी दूरी एक मुख्तसर सा लफ्ज हुआ करता था। आज ये सारी दुनिया को अपनी चपेट में जकड़े हैं। जैसे कोई दहशत ज़दा माँ अपने बच्चे को खतरा देख के अपने आगोश में जकड़ लेती है। एक चीख की भी गुंजाइश नहीं होती। कोई ये कैसे कहे, माँ मुझे जाने दो, तुम्हारे आगोश में भी खतरा है और उससे बाहर भी। खतरा जैसे खामोशी जो बेइंतहा बोलती है, बेलगाम बेझिझक बेहिस, किसी की नहीं सुनती। कैसे अपना जहन में गानों किताबों किस्से कहानियों से भर लूं। इसने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। थक गई हूं मैं। थकन वो जो घर में पड़े पड़े मेरे इरादों को लकवा मार गई है। अब वो न आगे जा सकते हैं और न पीछे, बस इंतजार में है। इंतजार ऐसा कि दिन रात का इंतजार करते करते स्याह हो गया है। शायद खुद से शर्मिंदा है। इतनी तड़प भी तो अच्छी नहीं होती। तड़प जैसे जिनसी हवस जो एक बार चख लो तो हाथ किसी बदन की हरारत ढूंढते ही रहते हैं, किसी वैशी की तरह। वहशत ऐसी कि खुद अपने आप से घबरा जाते हैं हम, क्योंकि ये हमसे सवाल करती है, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये क्या हम सबको खा जाएगा। सवाल ऐसे जिनका कोई जवाब नहीं है, बस एक लेबल है जिसमें दो गैर मुताल्लिक अल्फाज साथ में एक खूंटी पे लटका दिए गए हैं। सामाजी दूरी। अब किसी पके फल की तरह इनके खूंटी से गिरने का इंतजार करो, या इनकी जियारत करते करते अपने दीदे नोच लो। क्योंकि इंतजार अब होता नहीं, नजर अब टिकती नहीं, सब्र था जो है नहीं, हवस है जो बढ़ती जाती है। तड़प जल बिन मछली की मौत नाच रही है, भूख जो अपनी आते और अमीरों की गैरत दोनों खा चुकी है। वहशत जो आदमी को हैवान, हैवान को सरकार और सरकार को बर्बाद कर रही है। वाह! और बर्बाद तो हम सबको होना ही है, तो क्या ही करे कोई। बस हजरात, नज्म का मजमून ये है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! वंडरफुल। बहुत अच्छी नज़्म, थैंक यू। बहुत अच्छी नज़्म। हाँ। अच्छा साहब, आपका असल मैदान जो टेडेक्स और जोश और ये सारी चीज़ जो है यूथ वाले हैं साहब। जी। हमारे यहाँ बहुत से सीनियर सिटीजन भी आपको बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। तो और ये प्रोग्राम्स इंग्लिश की सीरीज होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या जी। देसी अवाम के लिए भी प्रोग्राम किए हैं आपने? यानी जी, जी, किए हैं। जोश का तो इनफैक्ट जो प्रोग्राम हमारा जोश टॉक्स इसमें था, इंग्लिश में था, तो उन्होंने उसका हिंदी वर्ज़न भी निकाला था।
और टेडेक्स भी और जोश की खास बात यह है कि क्योंकि एक लोकल प्लेटफॉर्म है, टेडेक्स जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जोश की जो पहुंच है वो गांव-गांव शहर-शहर में है, जिस तरह से वो लोग उसको फैलाते हैं। और वो टॉक बहुत पॉपुलर हुई थी। और टेडेक्स भी मैं कहती हूँ कि ये सोचना कि ये सिर्फ एक बड़ी प्रिविलेज्ड अपर क्लास बैकग्राउंड के लिए है, ये गलत है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि जब मैं अपनी टेडेक्स टॉक दे के स्टेज से नीचे उतरी और मैं बाहर निकली, क्योंकि मैं हाथ पांव सब हिल रहे थे, मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था वो, और वो काफी जिसे कहना चाहिए, मतलब ऐसे टॉपिक्स थे उसमें जो लोग नहीं बात करते। तो जब मैं बाहर निकली तो बच्चे जो थे हॉल में, देयर वर सम आई थिंक 300 चिल्ड्रन 18-19 की उम्र के, इतने सारों ने आके मुझे गले लगाया और मुझसे कहा, मैम आज अगर आप खड़े होके वहाँ ये बात नहीं करती तो शायद हम सोचते भी नहीं कभी कि हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में, कि हमारे साथ जो हुआ उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, या अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। तो प्रोग्रेस या ग्रोथ मैं कहती हूँ क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है। अगर किसी एक इंसान को भी आपके कुछ बोलने या करने से फर्क पड़ता है तो काम मेरा तो हो गया, मतलब अब ये मेरा मानना है जी। तो आपकी दस्तरस जो है साहब अंग्रेजी में बड़ी इम्प्रेसिव है, वो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। वो तो अब तक तकल्लुफ में आप मुझसे उर्दू में बात किए जा रही हैं जी। मुझे आती नहीं है, मैं क्या करूँ, बड़े मतलब अम्मी आज तक भी ताना मारती हैं कि बेटा जितनी अंग्रेजी पढ़ ली उर्दू पढ़ ली होती थोड़ी सी। हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती नहीं थी, डंडा मार के थोड़ी बहुत पढ़ ली थी हम लोगों ने, लेकिन हाँ हाथ बड़ा तंग है। आपको एक अजीब बात बताऊं, कुछ दोस्तों को पता भी है कि उर्दू हमारा भी मीडियम नहीं रहा। मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ था, अलीगढ़ जब गया तो इंग्लिश में ही डिग्री ली, जो काम नहीं आई आज तक, क्योंकि बात उर्दू में करता हूँ, लिखता उर्दू में हूँ जी साहब। तो वो इंग्लिश वाली पोम्स जो है वो भी बड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत इम्प्रेसिव है। उसमें एक बहुत पसंदीदा हमारी खतरनाक एक नज्म है और जिसका नाम है द होल मॉन्गर्स। आप ना अंडे पड़वाएंगे मुझे, और कुछ नहीं है, आप मतलब वो सुनाइए साहब आप। अच्छा जी जब तक आप ढूंढ रही, मैं आपको एक और बहुत अच्छी दोस्त, उनकी भी एक मैसेज आपको सुना दूं। साजिदा मौलडीना कह रही हैं कि मोर पावर टू रीमा, ऑल द बेस्ट एंड थॉरली एंजॉयिंग योर कॉन्वर्जेशन। थैंक यू, थैंक जी यू। बिल्कुल। सुनाए साहब। अच्छा ओके, मैं सुनाऊं? ओके, तो ये मुझे ना अपनी ये वाली पोएम बड़ी पसंद है, ये मेरी बड़ी खुद की फेवरेट पोएम है मेरी, इफ दैट्स एनीथिंग। सो इट्स कॉल्ड द whoremonger's dream. Memory is a prostitute tonight. Your bill stuck under a petticoat she repays in kind. She strips you naked, exposing you to the surgical fluorescent tube light. You want to be laid out, arms outstretched, back arched, legs apart, like so, vigilant and ready on the verge of fantastical consummation. And then she mounts you, aggressive and docile in turns, lioness and doe together, ugly, ferocious, and equal parts sublime. She rides you till she wrenches out with a complete helpless submission, a distraction that leaves you exhausted, wiping clean her mouth and your thighs. And in a hurried blur of dressing up and laying bare, she's gone. Before you can look at her properly, before you can attempt to retain the color of her eyes, and she strides out quickly, looking for another willing buyer to assault. And you are left feeling somewhat complete and utterly unfinished. Memory is a prostitute tonight. वाह, वंडरफुल, वेरी पावरफुल। सफदर इमाम कादरी साहब फरमा रहे हैं कि रीमा साहिबा आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रही हैं, बिल्कुल तकल्लुफ ना करें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सफदर इमाम कादरी साहब ऑनलाइन उर्दू पढ़ाते भी हैं, तो कभी आपको ओह, अरे वाह, मेरी जान बच गई। जी नहीं नहीं, मुझे तो ये आप करना उसको है। कांटेक्ट भी कर सकती हैं। आई विल गिव यू द बिल्कुल। कांटेक्ट। तो जी बिल्कुल। आपने साहब जहां जहां और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे बात की होगी, आई एम श्योर लोगों ने बहुत अपनाइयत से आपको सुना होगा, अडोर किया होगा। अपनी अपनी कहानी कहने और लिखने पर आपने उनको उकसाया भी होगा। तो कैसा लगता है आपको कि आर यू डूइंग अ ग्रेट जॉब?
क्या ये I आप think I'm बीती, merely being हाँ, a ये medium. भी सुन लें कि क्या ये आप बीती मंजर आम पर आनी चाहिए या इसको ट्रेडिशनल डायरी तक महदूद होना चाहिए? Should we write it to the public? जी अच्छा, ये ओके, थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था लास्ट का bit. I think there is great value in telling our personal stories, but शायद जिस चीज से मैं हिचकती हूँ थोड़ा पर्सनल स्टोरीज को बाहर लाने से, वो बस एक चीज है कि एक पॉइंट के बाद आप जो अपने बारे में कहते हैं, या जो अपनी कहानी कहते हैं, या जो अपना किरदार निभाते हैं स्क्रीन पे या बाहर अपनी दुनिया से निकल के ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, the story that you tell about yourself becomes your reality. So one has to be careful. What story do I want to keep telling? Is it a story of my past? क्या मैं अपनी माजी के बारे में ये बात करूं जो कि शुरू में मेरी कहानी थी, मेरी जर्नी थी, TEDx जो it was all about my past and my present, how I overcame my past. But then I made a conscious decision to talk about, okay, what next, what now? तो मुझे लगता है कि कहानी कहने के दो पहलू हैं, एक वो जो थी और एक वो जो हम बनाना चाहते हैं, बेसिकली रीराइटिंग आवर पर्सनल स्टोरीज, इवन आवर जनरेशनल स्टोरीज, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज जो हमें लगता है कि वो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे एक्सपीरियंसेस इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे माँ बाप के भी हैं, उनसे उनके माँ बाप के भी हैं और उनसे पहले उनके माँ बाप के भी हैं। वाह, और जनरेशनल स्टोरी टेलिंग में, जनरेशनल स्टोरी रीटेलिंग में बहुत ताकत होती है, और इसको हम थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं कि आज यहाँ बैठे हुए, हाउ डू आई वांट टू अपीयर टू द फ्यूचर जनरेशंस, व्हाट काइंड ऑफ एंसेस्टर डू आई वांट टू बी, व्हाट काइंड ऑफ एल्डर डू आई वांट टू बी, एंड दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मुझे लगता है जी बहुत वैल्यू है, और मुझे मालूम है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे बारे में सुन के या मुझसे बात करके हिम्मत की कि वो भी बाहर निकलें, या कम से कम जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके मसले थे, उनका हल ढूंढने की कोशिश करें, और फिर जो नयापन वो पाते हैं उसको वो कैसे उभारते हैं, कैसे कहते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। मगर मेरा ये मानना है कि कहानी कहो भी, लिखो भी, फिर उसके आगे की कहानी भी लिखो, वाह, उसके आगे की कहानी भी बनाओ। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। हमारे नियाज जराजपुरी भाई कह रहे हैं कि आपने इंग्लिश की बड़ी अच्छी नज़म सुनाई, कि आप उर्दू में भी लिखती हैं। तो नियाज भाई ने 2 स्टॉप बस का मिस किया, तो इससे पहले रीमा साहिबा ने 2 नज़में उर्दू की सुना दी हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देखिएगा बाद में फिर से, तो यूट्यूब पर भी, और ऐसे भी वो आप वहाँ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कमल किशोर राजपूत साहब आपके दोस्त हैं, हमारे करम फरमा भी हो सकते हैं। फरमा रहे हैं कि इफ समथिंग कम्स आउट ऑफ हार्ट इट शुड बी शेयर्ड इन माय ओपिनियन। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल होनी चाहिए, और वो रीमा कर रही हैं। और शाहिदा हसन साहिबा बहुत देर से आई, मगर हमारी बहुत अच्छी बाजी हैं, हमारी बहुत बड़ी शायरा हैं, टोरंटो की, कनाडा की, उर्दू की नुमाया, बहुत ही प्रोमिनेंट शायरा हैं। शहनाज नकवी साहिबा देख रही हैं। तो हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके, और हम अभी आप बात कर रही थी री राइटिंग की, जी, तो आज से 10 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखती हैं? क्या 2031 में दोबारा आपका इंटरव्यू लिया जाए? क्या, क्या प्लीज, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल लिया जाए। मैं आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को एक फीमेल एल्डर ऑफ द कम्युनिटी के रोल में देखती हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, औरतों की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस उनकी सेक्सुअल रेलेवेंस से रिलेटेड है, कि हम कितने कितने खूबसूरत हैं, कितने जवान हैं, हम क्या रिप्रोडक्टिव फेज में हैं या नहीं है। हमारी रेलेवेंस जो है वो उस तक महदूद रह जाती है। मगर जो पुराने ज़माने की बातें थी, जहाँ की मेनोपॉज के बाद की जो औरतें होती थी, दे वर एक्चुअली कम्युनिटी एल्डर्स, जो कि अपने से जो यंग लड़कियां होती थी, जो छोटी लड़कियां होती थी या जो जवान लड़कियां होती थी, उनकी एक तरह से हैंड होल्डिंग करती थी, उनको जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में उनका साथ देना और उनके लिए रास्ते खोलना। वाह, मुझे मेरी ट्रेनर में जिनका नाम मैं ज़रूर लूँगी, मैं हर जगह लेती हूँ, शी इज़ द वन पर्सन हु हैज़ बीन मॉन्यूमेंटल इन चेंजिंग माई लाइफ, भावना निसिमा। आई वांट टू बी लाइक हर। शी इज़ अ कम्युनिटी एल्डर, और उनकी उनके ज़रिए से जाने कितनी ही औरतें हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। हमने अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील की हैं, और अपने काम को, अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, बढ़ाना है,
और वो काम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, वो काम है पीपल मेकिंग, वर्किंग विद पीपल, वाह, वो वाला काम है। वो काम मैं करना चाहती हूँ। 10 years from now I want to be a trainer, training people in what I have learned, especially women, ताकि वो अपनी घर की जो चार दीवारी है उसमें रह के भी अपने आप को एक कम्युनिटी का और उससे ज़्यादा यूनिवर्स का हिस्सा महसूस कर सकें। वाह। वो काम मैं करना चाहती हूँ। एंड आई वांट टू बी एन एस्टैब्लिश्ड राइटर होपफुली बाय देन। Hopefully by then I would have been in a lot of crazy plays, लेकिन बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल दिमाग खराब वाले जैसे काम होते हैं ना, वो सारे काम जो मुझे करने थे मैं कर नहीं पाई कभी। वो मुझे लगता है कि अब वक्त है बस उन्हें दिस करने का। टाइम, तो हाई टाइम। इट इज ये टाइम, इट्स टाइम। भावना साहिबा हैं कहाँ? वेयर शी, जी, जो आपकी she टीचर is हैं? based in Hyderabad. She's based in Hyderabad. She has हैदराबाद। studied all over the world, and then she came back to India to teach and train. तो बेसिकली मैं जो काम करती हूँ मुझे ट्रेन उन्होंने किया है और मेरे साथ साथ और बहुत लोगों को ट्रेन किया है। और उन्होंने जो नज़रिया दिया है ना हमें ज़िंदगी को देखने का और ख़ुद को भी देखने का। मुझे याद है एक दिन जब हम ट्रेनिंग में थे अभी 2 महीना पहले, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने आप को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ। एंड दिस वन वर्ड इन उर्दू इट केम टू मी, ज़रिया। कि मेरी ज़िंदगी का मकसद एक ज़रिया होना है, एक ज़रिया बनना है, किसी की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और लोगों की ग्रोथ के लिए। एंड दैट होल थिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम पेन टू पर्पस, वाह, from pain to progress. All of us are laden with pain, laden with hurt, laden with trauma. How can we use it as a medium? हम उसे खाद कैसे बना सकते हैं बेसिकली सादा जबान में? अपनी तकलीफों को हम खाद कैसे बना सकते हैं जिसमें से हम कुछ नया उगाएं? ये काम करना है मुझे। तो या वंडरफुल, वंडरफुल। मुबारक हो थैंक आपको। यू। और मैं 2031 में आपसे अगर जिंदा रहा तो बिल्कुल जरूर बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह टाइम होगा। दरख्शां इम्तियाज साहिबा कलकत्ते से देख रही हैं, कोलकाता से, और कह रही वेरी वेरी गुड थॉट्स एंड वेरी गुड मैसेज। और हमारी शाहिदा बाजी कह रही, शाहिदा साहिबा, शाहिदा हसन, बहुत बहुत मुबारक हो प्रोग्राम का, एक तरोताज़ा चेहरा और तरोताज़ा सोच से मिलने की बहुत खुशी हो रही। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे शायद साहिबा बहुत ही एक्साइटेड हो गई, फिर कह रही कि ऐसी बासलाहियत और बाएतमाद ख़वातीन जैसी रीमा अहमद साहिबा नज़र आ रही हैं, हमारा कीमती सरमाया हैं जो ज़िंदगी को बामकसद बनाना जानती हैं। वंडरफुल। बस ये बात आप प्लीज मेरी अम्मी को भी बता दें कि मैं ऐसी हूँ आगे में। वीडियो वीडियो आप अम्मी को ज़रूर दिखाइएगा। और अम्मी बहुत एक्साइटेड है मेरे वीडियो के लिए। तो सफदर भाई भी कह रहे हैं कि मूविंग टू पेन टू पर्पस, ये जी बहुत ही अच्छा आपने वो स्लोगन दिया। और जी अच्छा या साहब, ये हमारी बातें तो बहुत हुई, बड़ा मज़ा आया आज और बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। तो कोई ख़ास बात जो रह गई और आप मुझे सिखाना चाहती हैं तो वो भी बताइए, फील फ्री टू पर एक्सप्रेस। मैं आपको क्या सिखाऊंगी? हम्म किस बारे में बात नहीं हुई है आई थिंक। हाँ, एक बारे में बात मैं शायद अपने काम के ज़रिए में भी बहुत करती हूँ और मेरी राइटिंग में भी बहुत है। वो ये है कि जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं या काउंसलिंग या थेरेपी की बात करते हैं या सेक्सुअलिटी की, जेंडर की, अब्यूज़ की बात करते हैं, औरतों का ज़िक्र बहुत होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि एक तरह से बड़ी सिस्टमिक साइलेंसिंग रही है औरतों की सेंचुरीज़ के लिए। मगर हम मर्दों के बारे में बात नहीं करते। थैंक यू। जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? क्योंकि अगर हम दुनिया के आधे हिस्से की तरफ ही तवज्जो देंगे और माना कि वो तवज्जो नहीं मिली है और मैं बहुत जूते खा चुकी हूँ इन बातों के लिए फेमिनिस्ट से, जो ये मानती हैं कि सिर्फ औरतों के बारे में बात करनी चाहिए, कि औरतों के इशू ही ज़रूरी है, मगर औरतों के इश्यूज़ भी मर्दों के भी इश्यूज़ हैं। बहुत जिसे हम पैट्रियार्की कहते हैं। पैट्रियार्की से सिर्फ औरतें सफ़र नहीं करती हैं, मर्द भी सफ़र करते हैं। मेरे पास जो मर्द आते हैं, मेरे ज़्यादा क्लाइंट मर्द हैं। उनका जो बर्डन है, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ, जो उनके साइलेंट स्ट्रगल्स हैं, वो साइलेंट इसलिए हैं क्योंकि वो भी उस बोझ, जो पैट्रियार्की का बोझ है, उसको सँभालते चले आ रहे हैं सालों तक कि भई मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 90% मर्द जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, वो नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें सिर्फ़ एक ही ढर्रे पे फिट होना है। उन्हें पैसे कमाना है, उन्हें नाम कमाना है, उन्हें सक्सेसफुल होना है, चाहे वो बेडरूम में हो, चाहे वो बोर्ड रूम में हो। वाह। और ये इतनी वज़नदार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छे से अच्छा आदमी क्रैक हो जाता है इसके बीच में।
मर्दों को रोने की इजाजत नहीं है, मर्दों को कंप्लेन करने की इजाजत नहीं है। और वो सब निकलता कैसे? वायलेंस में और अग्रेशन में, विच देन बिकम्स अ female problem, a feminist issue, a women's problem. So it is not just about women's issues, it's about us. मुझे लगता है इसके बारे में जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी कि जितने मर्द देख रहे हैं और जितने आप लोग जो है कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, ज्यादातर लोग इसमें सीनियर पीपल हैं, तो परहैप्स इट्स टाइम कि हम अपनी जिंदगी को एग्जामिन करें एक नए लेंस से, कि अगर मैंने जिंदगी में खुद को सप्रेस किया तो क्यों किया, और क्या मेरे आसपास जो जवान लड़के हैं या बच्चे हैं उनको मैं कितनी आज़ादी देता हूँ बाप होने के नाते या चाचा होने के नाते या टीचर होने के नाते, टू जस्ट बी ह्यूमन बींग्स एंड नॉट जस्ट पीपल परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ बीइंग मेन और बॉयज। क्योंकि ये ज़रूरी है, आप चाहे स्कूलों में देखें चाहे घरों में देखें, इतना प्रेशर है टू बी अ सर्टन वे कि इंसान ना आज़ाद हो पाता है और ना खुश हो पाता है। डिप्रेशन और सुसाइड रेट्स मर्दों में ज़्यादा है, औरतों में कम है comparatively. Suicide rates in men is higher, and men are more aggressive and more violent because of the pressure that they've been going through. So unless we accept that and try and work through that also, there is no gender equality, there is no growth for the race as such. So I think वो widen करना perspective को मैं कहूँगी कि एक मेरा effort है मेरे काम के जरिए भी, और जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं इसके बारे में ज़रूर बात करती हूँ, because there's a lot of noise around feminism, but there is not enough noise around humanism, Yeah. about what it is to be human beings and what the essence of feminism really is, which is equality and not us versus them, but us. Yeah. वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो हुजूर वाला इसीलिए जावेद दानिश ने आवारगी का सिलसिला शुरू किया। और आपने बिल्कुल अव्वल दर्जे के आवारा इंसान को बुलाया। आज मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं तो प्रोग्राम के नाम से इतनी खुश हो गई कि बस क्या बताऊं मैं। बहुत से लोगों को ये नाम हजम नहीं होता, मगर जो नहीं, सेंसिबल मुझे लोग हैं वो तो बहुत, मगर क्योंकि 50 इंटरव्यू हो चुके हैं तो अब लोग यूज्ड टू हो गए कि दे हैव एक्सेप्टेड माय आवारगी। जी बिल्कुल, मे तो योर आवारगी फ्लरिश मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। तो हमारे जूनियर और सीनियर और हर तरह के दोस्तों के लिए और देखने वालों के लिए क्या पैगाम है आपका? भाषण मचाते रहना चाहिए जिंदगी में, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे कि आसपास वाले लोग घबरा जाएं और अनकंफर्टेबल हो जाएं। तो मेरा तो बिल्कुल एम है ये जिंदगी का, हाउ टू मेक पीपल अराउंड मी अनकंफर्टेबल। और जान के क्यों, जब तक हम अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, जब तक हम डिस्कंफर्ट से दोस्ती नहीं करेंगे, हमारे अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं ना बाहर नहीं निकलने के। और ऐसे जो जो बड़े साफ और शफाफ और जितने भी ऐसे लफ्ज हैं उर्दू के, डिसेंसी के जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ना, इनको थोड़ा सा हटाने की जरूरत है। जो आपके अंदर का इनडिसेंट इंसान है, आपके मतलब हम सब के अंदर का होता है, उसको एग्जामिन करने की काफी जरूरत है। और उसके साथ बैठने की भी जरूरत है, यू नो, टू बी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ डिस्कम्फर्ट। if I don't like something, why do I not like it? If I'm angered by something, then why? If something really hurts me, then why? I think I would like to invite everyone to ask those questions of themselves and other people. भाषण मचाइए बस वाह लाइफ में। वाह वाह वाह। हमारा वक्त, हम ओवर टाइम चल रहे हैं तो इसकी बिलिंग अलग से होगी ओह, आपके लिए। ओह, तो अच्छा। तो दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि आज की ये बड़ी इंटरेस्टिंग बसीरत आमोज जो बातें रीमा साहिबा ने की है, तो उनके लिए एक सरप्राइज हमने ये रखा है कि साहब आज फैज़ अहमद फैज़ का जन्मदिन है। ये जी जी और जी जी। 13 फरवरी जो है साहब 1911 में फैज साहब पैदा हुए। जगह का नाम शायद काला कदर, जिसे आप फैज नगर कहते हैं, पैदा हुए थे। आज उनकी 106th बर्थ एनिवर्सरी है। उनको भी मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो। और आपके लिए फैज की एक नज़म मैं आपकी नज़र करता हूँ, तो नज़म भी सुन लीजिए कि इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है। महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, आंखों के दरीचों पर किसी हुस्न की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो,
गलियों में किसी चाप की एक आखिरी फेरा, शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, एक बार न एक महर न एक रब्त न रिश्ता, तेरा कोई अपना न पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, हिम्मत करो, जीने को एक उम्र पड़ी है। तो रीमा साहिबा, ये नज्म आपके लिए, आई डोंट नो क्यों, इट मेड मी बहुत क्राई। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और चलते चलते दोस्तों को ये भी नोट बता दें कि आप नोट कर लें कि अगले हफ्ते 20 फरवरी आवारगी विद दानिश की मायानाज मेहमान होंगी सूफी भक्ति और गज़ल सिंगर मोहतरमा रश्मि अग्रवाल साहिबा। सरशार होने के लिए ज़रूर शिरकत करें। और मोहतरमा रीमा अहमद साहिबा, आपका समीम क़ल्ब से शुक्रिया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अहबाब को आवारगी विद दानिश के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का दिलचस्प और मुफीद मशवरा ज़रूर दिया करें कि ये दुकानदारी के लिए बहुत ज़रूरी। फिर मिलेंगे, फिर जी मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। जी जी। हाफिज, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, खास तौर से आपका।